स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सभी सजीवों में विभिन्न क्रियाओं हेतु ऊर्जा की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी सजीवों को कहाँ से प्राप्त होती है? ये एनर्जी सजीवों को भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से एनर्जी किस तरीके से प्राप्त होती है, ये हम पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी हम देख चुके हैं कि भोजन का क्या होता है, दहन होता है और दहन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के दहन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑक्सीजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और दहन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहरी वातावरण में छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण में छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन या रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन है, इसमें जो गैसेज का जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट लेवल पे होता है, अलग अलग लेवल पे होता है। तो इस आधार पे इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम बाहरी श्वसन भी बोलते हैं। बाहरी श्वसन के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी सरफेस और बाहरी जो वातावरण है उसके मध्य होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में स्किन हो सकती है, गिल्स हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं। हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का लंग्स तक पहुंचना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहरी वातावरण में छोड़ना, जिसे कि हम ब्रीथिंग बोलते हैं, श्वास लेना बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं: इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इसमें से हम देखेंगे जो निःश्वसन की क्रिया है, इसके अंदर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को जो फेफड़े या लंग्स होते हैं वहाँ तक लाया जाता है। और जो उच्छ्वसन की क्रिया है उसके अंदर उसमें जो वायु होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहरी वातावरण तक छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारे लंग्स तक जो गैसेज पहुँची हैं उस लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाना और टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको वापस लंग्स तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं। और लास्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कोशिकीय स्तर पर, कोशिका के अंदर जो भोजन होता है उसका क्या होता है? दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की या श्वसन के प्रकार की हम बात करें तो ये 2 तरीके का होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीय श्वसन, वह श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम ऑक्सीय श्वसन बोलते हैं। सामान्यतः प्रोटोजोआ से लेकर के वर्ग मैमेलिया तक अधिकांश जंतु है ये ऑक्सीय श्वसन ही करते हैं या ऑक्सीय श्वसन के द्वारा इस श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। ऑक्सीय श्वसन में भोजन का क्या होता है? दहन होता है, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, CO2 और जल बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिय श्वसन। इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन संपन्न होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। ये श्वसन बैक्टीरिया, यीस्ट सेल और कुछ पैरासाइट्स, परजीवी जो कर्मी होते हैं जैसे एस्केरिस्टीनिया, इनके अंदर पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैमल्स। मैमल्स के अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में लंग्स होते हैं, और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम देख सकते हैं नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये सभी किसका निर्माण करते हैं? मिलकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या कार्य होता है? बाहरी वातावरण से गैसेज को लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स में जो गैसेज होती हैं उनको वापस बाहरी वातावरण में छोड़ने का कार्य करती हैं। हम इसके एक एक पार्ट का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल, नासा छिद्र। नोस्ट्रिल है, ये एक पेयर छिद्र के रूप में होते हैं जो कि हमारे माउथ के बिल्कुल जस्ट ऊपर होते हैं और नोज़ के बिल्कुल लोअर एंड पे होते हैं। इनको हम एक तरीके से नेजल कैविटी की ओपनिंग भी कह सकते हैं। सेकंड है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी है, ये भी एक पेयर के रूप में होती है और नेजल कैविटी है, ये
नेजल जो सेप्टम होता है उसके द्वारा डिवाइडेड रहती है। और इसको हम तीन जो रीजन होते हैं उन 3 रीजन में इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट जो रीजन है वो है वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन है ये एक छोटा सा पार्ट होता है, बिल्कुल हमारे नोस्ट्रिल के जस्ट बाद वाला पार्ट, एक पार्ट के रूप में ये पाया जाता है। और इसको अगर हम देखें, इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं और सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। इन हेयर्स का क्या कार्य होता है? इन हेयर्स का कार्य होता है एयर को फिल्टर करना, जिससे कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको क्या किया जाता है, दूर कर दिया जाता है, डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोका जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन है ये नेसल कैविटी का मिडल पार्ट होता है और इसकी जो एपिथेलियम है वो ग्लैंडुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक म्यूकस और दूसरी सीरस सेल। म्यूकस सेल्स हैं, इनके द्वारा म्यूकस सिक्रेट किया जाता है और जो सीरस सेल है उनके द्वारा वाटरी फ्लूइड स्रावित किया जाता है। इसके जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो हाईली वेस्कुलर होती है और साथ में पिंक और रेडिश कलर की हमें दिखाई देती है। और इसका जो कार्य होता है एयर कंडीशनर के रूप में इसका कार्य होता है। जब इससे एयर पासेज होती है या यूँ कहें कि रेस्पिरेटरी रीजन से जब हवा अंदर की तरफ जा रही होती है उस दौरान उस हवा को क्या कर दिया जाता है, नम और गर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन है ये इसका पोस्टीरियर रीजन है और इसकी जो एपिथेलियम है वो सेंसरी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है और इसके द्वारा जो अंदर एयर ली जाती है उसकी गंध को पहचानने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स है नेसल जो कैविटी है वो इंटरनल नोस्ट्रिल के द्वारा, आंतरिक जो नासा छिद्र के द्वारा नेसोफेरिंग्स के अंदर खुलती है और नेसोफेरिंग्स है ये ओरल फेरिंग्स के साथ कंटिन्यू रहती है और इसके अंदर इसके पार्श्व भाग में यूस्टेकियन ट्यूब खुलती है और ये यूस्टेकियन ट्यूब के माध्यम से मिडल ईयर के द्वारा भी जुड़ी रहती है। ओरल फेरिंग्स एक्चुअल में फेरिंग्स का लोअर पार्ट ही है और ये आगे से चल करके 2 ट्यूब में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। फ्रंट में जो ट्यूब पाई जाती है उसे हम ट्रेकिया या विंड पाइप बोलते हैं और जो बैक में जो ट्यूब पाई जाती है उसे हम इसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स एक छोटा सा सेमी रिज्ड एक्सपेंडेड चैम्बर होता है जो कि ट्रेकिया के बिल्कुल टॉप पर स्थित होता है और ये हमारी गर्दन के अंदर, नेक के अंदर 4th से लेकर 6th जो सर्विकल वर्टिब्री होती है उस लेवल के ऊपर ये पाया जाता है। इसको चारों तरफ से 4 जो कार्टिलेज होते हैं उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। थायराइड है, क्रिकोइड है, रेटिनोइड्स है, एपिग्लोटिस है, इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। जिसमें से हम देखेंगे जो एपिग्लोटिस है वो जो हमारी टंग होती है उसके पीछे की तरफ उपस्थित होती है और इसका मुख्य जो कार्य होता है ये लैरिंग्स के अंदर भोजन को जाने से रोकती है। जब हम भोजन को निगलते हैं उस दौरान ये लैरिंग्स को कवर कर लेती है जिससे कि भोजन श्वास नली के अंदर नहीं जाता है और इस प्रकार से हमें असुविधा से ये बचाती है। इसमें जो हम देखते हैं गले के ऊपर, जो नेक के ऊपर हमें एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है उसे हम एडमस एप्पल बोलते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, लैरिंग्स का उभरा हुआ भाग ही हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है ट्रेकिया या विंड पाइप। ट्रेकिया की हम बात करें तो ट्रेकिया है ये लैरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ एक पाइप जैसी संरचना के रूप में पाई जाती है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाई जाती है। ट्रेकिया आगे जा कर के 2 भागों के अंदर बढ़ जाती है, 2 प्राइमरी ब्रोंकियाई के अंदर ये बढ़ जाती है। ट्रेकिया की जो एपिथेलियम हम बात करें, ट्रेकिया की एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड म्यूकस एपिथेलियम होती है और ट्रेकिया के आंतरिक सतह पर ये जो म्यूकस सेल है इनके द्वारा म्यूकस सिक्रेट किया जाता है जिससे कि सरफेस क्या रहती है, नम बनी रहती है और साथ में कोई बैक्टीरिया आ जाता है उसको क्या कर लिया जाता है, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को चिपका लिया जाता है और इन्हें सीलिया के माध्यम से वापस फेरिंग्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ट्रेकिया है किसमें विभाजित हो जाता है, 2 प्राइमरी ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकियाई लेफ़्ट और राइट जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में एंटर करके आगे सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंकियल्स के अंदर विभाजित हो जाते हैं।
ये जो टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये भी आगे चल कर के हम देखेंगे एल्वुलर डक्ट जो कि बिल्कुल महीन इसकी जो ब्रांचिंग हो जाती है, जो टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो बिल्कुल उनमें महीन शाखाएं जो निकलती हैं उनको हम बोलते हैं एल्वुलर डक्ट बोलते हैं। और ये एल्वुलर डक्ट है, इन एल्वुलर डक्ट से बहुत सारी एयर सैक या एल्वुलाई जुड़ी हुई रहती हैं। एल्वुलाई की अगर हम बात करें, एल्वुलाई क्या है, एक थैले जैसी संरचना होती है, एक ब्लाइंड सैक होता है और इस एल्वुलाई के चारों तरफ हम देखेंगे कैपिलरीज का क्या पाया जाता है, एक नेटवर्क पाया जाता है। नेक्स्ट है लंग्स, जो कि हम देख चुके हैं किसका कार्य कर रहा है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य कर रहा है मनुष्य के अंदर। लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स क्या है, एक पेयर, एक जोड़े के रूप में लंग्स पाए जाते हैं, दायां और बायां लंग्स। और ये लंग्स है ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। लंग्स है एक डबल वॉल के द्वारा एनक्लोज रहता है, डबल वॉल जिसे कि हम प्लूरा बोलते हैं उसके द्वारा ये कवर रहता है। लंग्स है ये रेड कलर का होता है, स्पंजी बैग लाइक संरचना के रूप में रहता है। लंग्स में हम देखेंगे लेफ़्ट और राइट दो लंग्स पाए जाते हैं। लेफ़्ट लंग्स है ये बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर हम देखेंगे सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब, दो लोब होती हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा दाहिना जो लंग्स है या दाहिना जो फेफड़ा है वो 3 भागों में विभाजित होता है, सुपीरियर लोब, इसके अलावा इसमें मिडल लोब और इन्फीरियर लोब, 3 तरीके की लोब इसके अंदर पाई जाती हैं। लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स की अगर टीएस की बात करें या हिस्टोलॉजी की बात करें तो हम देखेंगे कि लंग्स के अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, पुप्पिकाएँ पाई जाती हैं, एल्वुलाई पाई जाती हैं। एक लंग्स के अंदर हम देख सकते हैं कि 300 से लेकर 400 मिलियन तक एल्वुलाई पाई जाती हैं। एक एडल्ट मैन के अंदर इतनी एल्वुलाई होती हैं। इन एल्वुलाई को जैसा कि हम देख चुके हैं, एल्वुलाई के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जहाँ पर कि क्या किया जाता है, गैसेज को एक्सचेंज किया जाता है। जो हमारी गैसेज होती हैं उनका आदान प्रदान यहाँ पे एल्वुलाई की सरफेस के चारों तरफ पाई जाने वाली कैपिलरीज में किया जाता है।